अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं नर्व फिजियोलॉजी गाइटन चैप्टर नंबर 5। तो गाइटन के चैप्टर पर मूव करने से पहले मैं नर्व्स के बारे में कुछ एनाटॉमिकल इन्फॉर्मेशन बताता चलूँ। तो नर्व्स से कौन कौन से पोर्शन होते हैं। एक तो इसकी सेल बॉडी होती है, उसके अलावा प्रोसेसेस होते हैं। प्रोसेसेस कौन कौन से होते हैं, एक तो इसमें डेंड्राइड्स आ जाते हैं, ठीक है, और दूसरे इसके अंदर आ जाते हैं एक्सॉन्स। ठीक है, अब डेंड्राइड जो है वो इम्पल्स को कन्वे करते हैं टुवर्ड सेल बॉडी, और एक्सॉन इम्पल्स को सेल बॉडी से अवे लेके जाते हैं। ठीक है, अब सेल बॉडी के अंदर जो बायोसिंथेटिक मशीनरी है इसकी, वो सेल बॉडी के अंदर मौजूद है। इसके अंदर राइबोसोम है, न्यूक्लियस है, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया है। न्यू प्रोटीन की सिंथेसिस जो है वो सेल बॉडी के अंदर हो रही होती है। एक्सॉन जो है अपनी प्रोटीन सिंथेसाइज नहीं कर सकता, तो अगर एक्सॉन को काट दिया जाए तो एक्सॉन जो है वो फ़ौरन डिके कर जाता है, इसकी डेथ हो जाती है क्योंकि इसके अंदर प्रोटीन सिंथेसिस नहीं होती। तो एक्सॉन जो है सेल बॉडी से जहाँ से ओरिजिनेट करता है, ठीक है, जिस एरिया से, जिस ट्रायंगुलर एरिया होता है, ठीक है, इस एरिया को नाम दिया जाता है एक्सॉन हिलक का। ठीक है, और एक्सॉन जो है अपने एंड पे कुछ ब्रांचेस देता है जिनको एक्सॉन कोलैटरल कहा जाता है, एक्सॉन कोलैटरल। और एक्सॉन कोलैटरल्स पे स्लाइट स्वेलिंग होती है जिसको एक्सॉन टर्मिनल कहा जाता है। एक्सॉन टर्मिनल पे जो सिनेप्टिक वेसिकल्स होते हैं जिसके अंदर न्यूरोट्रांसमीटर सब्सटेंस होता है जो सिनेप्स पे रिलीज होता है और नेक्स्ट सेल को या मसल सेल को न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे एक्साइट करता है। तो एक्सॉन जो है ये माइलिनेटेड भी हो सकता है, अनमाइलिनेटेड भी हो सकता है, और एक्सॉन को ही नर्व फाइबर कहा जाता है, नर्व फाइबर। ठीक है, और बंडल ऑफ एक्सॉन को जो इनको कनेक्टिव टिश्यू ने सराउंड किया हो उसको नर्व कहते हैं। अब एक्सॉन के अलोंग जो प्रोटीन्स बनती हैं वो एक्सॉन के अलोंग जो है वो ट्रांसपोर्ट होती हैं। तो ट्रांसपोर्ट जो है एक्सॉन के अलोंग, इसको नाम दिया जाता है एक्सोप्लाज्मिक ट्रांसपोर्ट। ठीक है, यानी कि यहाँ पे प्रोटीन सिंथेसाइज हुई सेल बॉडी में वो इसके अलोंग यूँ ट्रांसपोर्ट हो रही हैं, दिस इज एक्सोप्लाज्मिक ट्रांसपोर्ट। अब ये दो तरह की हो सकती है, इंटीरोग्रेट ट्रांसपोर्ट और रेट्रोग्रेड ट्रांसपोर्ट। ठीक है, अब इसमें क्या फ़र्क है। इंटीरोग्रेड में प्रोटीन जो है वो एक्सॉन के टर्मिनल्स की तरफ मूव कर रही होती हैं, और रेट्रोग्रेड में यूँ होता है कि जो सिनेप्टिक वेसिकल्स हैं वो रिसाइकल होने हो तो वो मूव करते हैं बैकवर्ड, या मुख्तलिफ़ किस्म के वायरसेस, रेबीज़ वायरस हो गया, इस तरह टेटनस का वायरस हो गया, वो बैकवर्ड मूव करते हैं टुवर्ड सेल बॉडी रेट्रोग्रेड ट्रांसपोर्ट के ज़रिए। ठीक है, अब गाइटन चैप्टर 5 पे आ जाएँ तो यहाँ पे इंट्रोडक्शन में जस्ट ये बताया गया कि हर सेल में जो है एक्शन पोटेंशियल या मेम्ब्रेन पोटेंशियल होती है हर सेल के अक्रॉस, और ये जो है वेरियस प्रोसेसेस को या सेल की जो है वो रेगुलेट कर रही होती है, कंट्रोल कर रही होती है। उसके बाद यहाँ पे टॉपिक है डिफ्यूजन पोटेंशियल का, नर्व्स पोटेंशियल का। ठीक है, इनको मैं एक्सप्लेन करता हूँ। अब डिफ्यूजन पोटेंशियल क्या है। ठीक है, डिफ्यूजन पोटेंशियल से मुराद ऐसी पोटेंशियल है जो मेम्ब्रेन के क्रॉस अनइक्वल कंसंट्रेशन ऑफ आयन की वजह से पैदा हो। अनइक्वल कंसंट्रेशन ऑफ आयन अक्रॉस द मेम्ब्रेन रिजल्ट इन पोटेंशियल दैट इज नोन एज डिफ्यूजन पोटेंशियल। अब यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं कि बिलफर सपोज के यहाँ पे एक आयन है जिसकी वेरी हाई कंसंट्रेशन है इस साइड पे, और दिस इज अ पॉजिटिव आयन। ठीक है, तो आउटसाइड पे आउटसाइड पे इसी आयन की कंसंट्रेशन बहुत कम है। ठीक है, तो इनसाइड पे क्या होगा कि पॉजिटिविटी क्रिएट हो जाएगी, आउटसाइड पे नेगेटिविटी क्रिएट हो जाएगी। तो एक पोटेंशियल डिफरेंस मेम्ब्रेन के क्रॉस क्रिएट हो रहा है, तो इस पोटेंशियल डिफरेंस को हम नाम देते हैं डिफ्यूजन पोटेंशियल का। अब नेक्स्ट एक टर्म है यहाँ पे नर्व्स पोटेंशियल की। ठीक है, तो ये क्या चीज़ है। नर्व्स पोटेंशियल से मुराद ऐसा पोटेंशियल डिफरेंस है अक्रॉस द मेम्ब्रेन, यानी कि जिस पे डिफ्यूजन ऑफ आयन, नेट डिफ्यूजन ऑफ आयन जो है वो स्टॉप हो जाए, रुक जाए। अब यहाँ पे हम एग्जांपल लेते हैं पोटाशियम आयन की, कि सपोज के दिस इज़ अ सेल, और इसके अंदर पोटाशियम आयन कंसनट्रेशन जो है बहुत ज़्यादा है। पोटाशियम इनसाइड द सेल जो है वो ज़्यादा होता है, आउटसाइड द सेल जो है पोटाशियम कम होता है। अब लेट्स सपोज के इनसाइड द मेम्ब्रेन जो पोटेंशियल है इस वक्त जो है वो -40 मिली वोल्ट्स है। ठीक है, अब -40 मिली वोल्ट जो है डिफ्यूजन पोटेंशियल है क्रॉस मेम्ब्रेन अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आयन की वजह से। अब पोटाशियम को अगर मेम्ब्रेन सिंपली हम सिर्फ पोटाशियम को डील कर रहे हैं, बाकी आयंस को हमने निगलेक्ट किया हुआ है। तो पोटाशियम जो है अपने चैनल से बाहर की तरफ डिफ्यूज़ होता रहे तो पोटेंशियल जो है इनसाइड द मेम्ब्रेन जो है ये कम होती चली जाएगी, -50 पे आएगी, -60 पे आएगी, टी एक पॉइंट पहुंचेगा ये -94 मिली वोल्ट्स पे पहुंच जाएगी। ठीक है,
अब -94 मिली वोल्ट्स पे जाके नेट डिफ्यूजन जो पोटाशियम की आउटसाइड हो रही थी वो स्टॉप हो जाती है। ठीक है, अब -94 मिली वोल्ट क्यों आए, क्योंकि पॉजिटिव आयन बाहर की तरफ मूव कर रहा था और इन साइड जो है नेगेटिविटी बढ़ती चली जा रही थी। तो ये जो डिफरेंट पोटेंशियल थी -40 मिली वोल्ट, -50, -60, -94, ये सारे डिफ्यूजन पोटेंशियल है। लेकिन डिफ्यूजन पोटेंशियल में से वो पोटेंशियल जिस पे डिफ्यूजन रुक गई है उसको हम नाम लेते हैं नर्स्ट पोटेंशियल का। और ये पोटाशियम के केस में कितनी आ रही है, पोटाशियम के केस में होती है -94 मिली वोल्ट। अगर मेम्ब्रेन जो है वो 100% परमिएबल है पोटाशियम को वो अलो कर रही है पोटाशियम की मूवमेंट को। इसी तरह अगर हम बात कर लें सोडियम के लिए, सपोज़ कि ये एक सेल है, सोडियम जो है आउटसाइड पे वेरी हाई कंसनट्रेशन होती है सोडियम की, और इनसाइड द सेल सोडियम जो है बहुत कम होता है। तो अब हम सपोज करते हैं कि मेम्ब्रेन जो है वो 100% परमिएबल है सोडियम के लिए, बाकी आयन जो है हमने निगलेक्ट कर दिए हैं। तो सोडियम जो है वो चैनल्स के ज़रिए इनवर्ड जो है वो डिफ्यूज़ करेगा सेल के अंदर। ठीक है, अब इनवर्ड जो है पॉजिटिव आयन जो है आउटसाइड से इनवर्ड आ रहा है, तो इनवर्ड मेम्ब्रेन जो है वो पॉजिटिव डायरेक्शन में इंक्रीज़ होगी। सपोज़ कि इनिशियली मेम्ब्रेन पोटेंशियल यहाँ पे -40 मिली वोल्ट्स था, तो सोडियम की डिफ्यूजन की वजह से जो पोटेंशियल है वो इंक्रीज़ हो रही है। ठीक है, एक फर्जी वैल्यू है -40 मिली वोल्ट। अब पोटेशियम सोडियम जो है पॉजिटिव आयन अंदर की तरफ मूव कर रहा है, तो इनवर्ड जो पोटेंशियल है वो पॉजिटिव होती चली जाएगी अनटिल पॉजिटिव 61 मिली वोल्ट्स पे पहुंचेगी। अब यहाँ पे -40 मिली वोल्ट से 0 मिली वोल्ट हुई, फिर +20 मिली वोल्ट हुई, एंड सो ऑन चलती चलती +61 मिली वोल्ट्स पे पहुँच गई। अब +61 मिली वोल्ट्स पे जो सोडियम की इनवर्ड डिफ्यूजन थी वो स्टॉप हो जाती है। ठीक है, अब +61 मिली वोल्ट जो है सोडियम के लिए ये नर्स्ट पोटेंशियल है। यानी कि अगर बाकी आयंस को हम निगलेक्ट कर दें और मेम्ब्रेन जो है 100% परमिएबल हो पोटाशियम के लिए, तो पोटाशियम की जो डिफ्यूजन है वो -94 मिली वोल्ट जब डिफरेंस आ जाएगा, मेम्ब्रेन पोटेंशियल आ जाएगी, उस पर स्टॉप हो जाएगी। और अगर मेम्ब्रेन परमिएबल है सोडियम के लिए तो +61 मिली वोल्ट पे इसकी डिफ्यूजन स्टॉप हो जाएगी। तो ये इनकी नर्स पोटेंशियल है। अब डिफ्यूजन स्टॉप क्यों हो रही है, वाई? तो इसकी रीज़न ये है कि मेम्ब्रेन के अंदर एक कोई सेल के अंदर कोई एक आईडी होता है, डिफरेंट आयन्स होते हैं। ठीक है, अब जैसे जैसे जो पोटाशियम है वो बाहर की तरफ मूव कर रहा है, तो इनवर्ड जो है वो नेगेटिविटी इंक्रीज़ हो रही है, बाहर की तरफ पॉजिटिविटी इंक्रीज़ हो रही है। तो बाहर की जो पॉजिटिविटी है वो अंदर से पोटाशियम बाहर आ रहा है उसको रिपेल करना शुरू कर देगी, जबकि इनवर्ड जो नेगेटिविटी क्रिएट हो रही है वो पोटाशियम को बाहर जाने से रोकेगी। तो इस वजह से जो नेट डिफ्यूजन है पोटाशियम की वो स्टॉप हो जाएगी। इसी तरह जब सोडियम को देखें तो सोडियम जैसे जैसे अंदर आ रहा है इनवर्ड पॉजिटिविटी इंक्रीज़ हो रही है, तो ये पॉजिटिविटी जो है सोडियम की मज़ीद डिफ्यूजन को रोकेगी, सोडियम को रिपेल करेगी, जबकि बाहर की तरफ नेगेटिविटी इंक्रीज़ होती चली जाएगी। जैसे जैसे सोडियम अंदर जाएगा तो वो नेगेटिविटी सोडियम को अंदर जाने से रोकेगी। तो इस तरह +61 मिली वोल्ट पे सोडियम की जो डिफ्यूजन है वो स्टॉप हो जाएगी। अब इसी किसी भी आयन की जो नर्स्टिक पोटेंशियल है उसको कैलकुलेट करने के लिए फार्मूला है EMF इज इक्वल टू ±61/G log कंसनट्रेशन इनसाइड डिवाइडेड बाय कंसनट्रेशन आउटसाइड। ठीक है, अब इसमें वैल्यूज़ पुट करके हम किसी भी आयन की जो कह लें कि जो नर्स पोटेंशियल है उसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं। इसमें EMF जो है वो पोटेंशियल है, नर्स पोटेंशियल, और 61 तो जितने जो G है, G होता है चार्ज किसी आयन पे, जैसे पोटाशियम के लिए +1 है, सोडियम के लिए +1 है। ठीक है, और लॉग कंसनट्रेशन इनसाइड और आउटसाइड का इसकी रेशियो का लॉग ले लेना, तो हमारे पास किसी भी आयन की जो पोटेंशियल है, नर्स पोटेंशियल है, वो आ जाती है। अब नेक्स्ट पे हम एक सेल लेते हैं। ठीक है, और उसके अंदर अब कंबाइंड हम आयन्स लेते हैं, यानी कि यहाँ पे सोडियम आयन आउटसाइड जो है वो ज़्यादा है। ठीक है, और इनवर्ड सोडियम आयन जो है वो कम है। और इनवर्ड देखें तो इनवर्ड पोटाशियम आयन जो है बहुत ज़्यादा है। ठीक है, ब्लैक में पोटाशियम शो कर रहा हूँ, पिंक से सोडियम को, और आउटसाइड जो पोटाशियम है वो कम है। अब क्या होता है कि जो पीछे हमने बात की थी नर्स पोटेंशियल की, तो उसमें हमने कहा था कि मेम्ब्रेन जो है वो 100% परमिएबल है। पोटाशियम की बात की तो पोटाशियम के लिए भी 100% परमिएबल है, सोडियम की बात की तो सोडियम के लिए भी 100% परमिएबल है। तो एक्चुअल केसेस में एक्चुअल सेल की बात करें तो ऐसा नहीं होता। मेम्ब्रेन जो है कुछ आयंस के लिए ज़्यादा परमिएबल होती है, कुछ आयंस के लिए लेस परमिएबल होती है। ठीक है, तो पोटाशियम की बात करें तो मेम्ब्रेन जो है पोटाशियम के लिए
100 टाइम्स ज़्यादा परमिएबल होती है। पोटाशियम जो है 100 टाइम्स मोर परमिएबल है, ठीक है। और सोडियम के लिए पोटाशियम की निस्बत 100 टाइम्स लेस परमिएबल है। तो यानी कि इसका मतलब ये है कि एक सेल के अंदर पोटाशियम जो है वो ज़्यादा पोटेंशियली जो है डिफरेंस क्रिएट कर सकता है, लेकिन सोडियम जो है, सोडियम की जो +1 से +61 मिली वोल्ट्स पोटेंशियल आई थी वो क्रिएट नहीं कर पाएगा, क्योंकि सोडियम जो है उसकी परमिएबिलिटी कम है। तो इन फैक्टर्स को यानी कि कंसंट्रेशन के साथ साथ परमिएबिलिटी के फैक्टर को कंबाइन करके और उसके अलावा डिफरेंट आयंस की कंबाइंड जो पोटेंशियल है उसको कैलकुलेट करने के लिए इक्वेशन जो है उसको नाम दिया जाता है गोल्डमैन इक्वेशन या गोल्डमैन हॉटकिन कैट्स इक्वेशन, ठीक है। पहले जो नट्स पोटेंशियल हमने मेम्ब्रेन के क्रॉस कैलकुलेट की वो सिंगल आयन के लिए थी, ठीक है, सिंगल ही यूनिवैलेंट आयन के लिए जिसपे सिंगल एक ही चार्ज होता था, और उसके लिए हमने ये शर्त लगाई थी कि मेम्ब्रेन 100% परमिएबल है। लेकिन अब हर आयन की परमिएबिलिटी डिफरेंट है, तो हर आयन की डिफरेंट परमिएबिलिटी के लिए, उसकी कंसनट्रेशन के लिए और मुख्तलिफ आयन्स के कंबाइंड फॉर्म में उनके जो पोटेंशियल पे इफेक्ट होगा उसको कैलकुलेट करने के लिए जो इक्वेशन है वो है गोल्डमैन इक्वेशन। अब गोल्डमैन इक्वेशन की बात कर लें तो ये कुछ इस तरह -61 लॉग, पीछे जो नट्स इक्वेशन थी उसमें -61/z था जिसमें हम चार्ज लिख रहे थे, तो यहाँ पे वो क्योंकि कंबाइंड आंसर इसलिए यहाँ पे वो z यूज़ नहीं हो रहा। तो उसके बाद यहाँ पे लिखते जाएँ CP+CP+CP, इस तरह आप इजीली इसको याद भी कर सकते हैं, CP+CP+CP। तो यहाँ पे अब कंसंट्रेशन किसकी हम पहले ले रहे हैं, सोडियम की। तो सोडियम की कंसंट्रेशन इनसाइड, ठीक है, और बटे में आ जाएगी सोडियम की कंसंट्रेशन आउटसाइड, ठीक है। और परमिबिलिटी किसकी, सोडियम की, इधर भी परमिबिलिटी किसकी, सोडियम की। एंड आगे कंसंट्रेशन में आ रही है पोटाशियम की, पोटाशियम कंसंट्रेशन इनसाइड, छोटा से आई से स्टार्ट करते हैं, पोटाशियम कंसंट्रेशन इनसाइड डिवाइडेड बाय पोटाशियम कंसंट्रेशन आउटसाइड। परमिबिलिटी किसकी, पोटाशियम की, इधर भी पोटाशियम की। क्लोरीन की बात करें अब, सोडियम और सोडियम की कंसंट्रेशन इनसाइड जो सेल है वो ऊपर रखी है हमने और आउटसाइड नीचे रखी है। पोटाशियम की भी इनसाइड वाली कंसंट्रेशन ऊपर है, आउटसाइड की नीचे है। लेकिन क्लोरीन की बात करें तो क्लोरीन की आउटसाइड वाली ऊपर है और इनसाइड वाली नीचे है। और परमिबिलिटी क्लोरीन की अब क्लोरीन का उलट केस क्यों है, क्योंकि क्लोरीन का चार्ज जो है वो नेगेटिव होता है। तो ये गोल्डमैन इक्वेशन है, इससे कंबाइंड जो इफेक्ट है आयंस का, आयन की मूवमेंट का पोटेंशियल पे, और उससे कंबाइंड इफेक्ट से जो पोटेंशियल क्रिएट होगी उसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं। और ये साथ साथ उसकी परमिबिलिटी के फैक्टर को भी यूज़ कर रही है इक्वेशन। तो इस तरह डिफरेंट आयन जिनकी परमिबिलिटी डिफरेंट है उनका मेम्ब्रेन पोटेंशियल पे कंबाइंड इफेक्ट जो है वो कैलकुलेट होता है। अब गोल्डमैन इक्वेशन हमें क्या बता रही है कि जो मेम्ब्रेन पोटेंशियल पे 3 किस्म के आयन जो हैं वो इफेक्ट कर रहे हैं, एक सोडियम, एक पोटाशियम और एक क्लोरीन। दूसरी बात ये बता रही है कि जो मेम्ब्रेन पोटेंशियल है वो आयन की कंसंट्रेशन से चेंज होती है, जितना कंसंट्रेशन डिफरेंस बढ़ेगा उतनी ज़्यादा डिफ्यूजन होगी आयन की, ठीक है, उतना मेम्ब्रेन पोटेंशियल पे इफेक्ट होगा। तीसरी ये बात बता रही है कि मेम्ब्रेन पोटेंशियल जो है वो परमिबिलिटी पे भी डिपेंड करती है, जितनी किसी आयन की परमिबिलिटी चेंज होगी उस हिसाब से मेम्ब्रेन पोटेंशियल भी चेंज होगी। तो एक्शन पोटेंशियल जब जो डेवलप होती है नर्व के क्रॉस, उसमें सोडियम और पोटाशियम भी मेनली जो है वो चेंज होते हैं। क्लोरीन की जो डिफ्यूजन है उस पर ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता। अब यहाँ पे गाइटन पे आए तो यहाँ से आपने जो इसका कंसेप्ट है जो मैंने बताया पोटाशियम की डिफ्यूजन से कि कितनी पोटेंशियल आएगी और सोडियम की डिफ्यूजन से कितनी पोटेंशियल आएगी, ये इसमें लिखा हुआ है, आपने पढ़ लेना है। नर्व्स पोटेंशियल की जो डेफिनेशन है ये कर लेनी है यहाँ से, और उससे ऑनवर्ड नेक्स्ट जो है यहाँ पे नर्व्स पोटेंशियल की जो इक्वेशन दी हुई है, ठीक है, ये इक्वेशन नर्व्स पोटेंशियल की कर लेनी है। उसके बाद यहाँ पे सिंबल का बताया हुआ है, तो सिंबल का सिंपल आपने यहाँ पे याद रखना है कि अगर इनसाइड द न्यूरॉन पॉजिटिविटी आ रही है तो पॉजिटिव सिंबल आएगी, अगर इनसाइड द न्यूरॉन नेगेटिविटी आ रही है तो नेगेटिव सिंबल आएगी। उसके बाद ये गोल्डमैन इक्वेशन का सारा बताया हुआ है, ये सारी बातें मैंने आपको बता दी हैं। नेक्स्ट मेजरिंग द मेम्ब्रेन पोटेंशियल, इसको देखते हैं कि मेम्ब्रेन पोटेंशियल को किस तरह मेजर किया जा सकता है। अब मेम्ब्रेन पोटेंशियल अक्रॉस द नर्व फाइबर, इसको मेजर करने के लिए हम एक वोल्ट मीटर लेते हैं। वोल्ट मीटर एक हाईली सेंसिटिव वोल्ट मीटर होता है, ठीक है, और एक इलेक्ट्रोड जो है उसको कनेक्ट करते हैं हम एक माइक्रो पिपट के साथ। वेरी स्मॉल पिपट होती है, उसकी बहुत छोटी टिप होती है और ये हाई रेजिस्टेंस ऑफर करती है टू करंट फ्लो। और दूसरा एक इलेक्ट्रोड होता है जिसको एक्स्ट्रा सोलर फ्लूइड में हमने रखा होता है, और इस इलेक्ट्रोड को हम नाम लेते हैं इनडिफरेंट इलेक्ट्रोड का। और एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड की
जो पोटेंशियल है ये 0 वोल्ट जो है 0 मिली वोल्ट जो है ये रेफरेंस ले लेते हैं, इसको 0 मिली वोल्ट जो है माना जाता है। तो जो इनवर्ड इलेक्ट्रोड जो है ये -90 मिली वोल्ट में पड़ा हुआ है, तो ये जो पोटेंशियल है इसको वोल्ट मीटर जो है ये मेजर करता है। लेकिन ये वेरी स्मॉल वोल्ट मीटर जो है वेरी स्मॉल वोल्टेज है, तो इसको CRO के थ्रू रेसिलोस्कोप के ज़रिए भी ग्राफिकल फॉर्म में जो है प्लॉट किया जा सकता है। तो किस तरह से इसका देखें, यहाँ पे ग्राफ भी एक बना हुआ है। तो ग्राफ कुछ इस तरह है कि यहाँ पे है 0 मिली वोल्ट और यहाँ पे है -90 मिली वोल्ट। और सपोज के दिस इज़ अ नर्व फाइबर और यहाँ पे ये पिपट है, ठीक है। अब एज लॉन्ग एज पिपट जो है ये बाहर पड़ी हुई है, यहाँ पे ये वोल्ट मीटर के साथ जुड़ी हुई है, ये वोल्ट मीटर की नीडल है, यहाँ पे डिफरेंट इलेक्ट्रोड पड़ा हुआ है और दिस इज अ नर्व फाइबर। तो जैसे पिपट जितनी देर बाहर है तो ये वाला इलेक्ट्रोड भी 0 मिली वोल्ट में पड़ा हुआ है, दूसरा इलेक्ट्रोड भी 0 मिली वोल्ट में पड़ा हुआ है, तो पोटेंशियल डिफरेंस 0 है। तो एज लॉन्ग एज ये बाहर है नर्व फाइबर के पोटेंशियल जो है 0 आएगी अकॉर्डिंग CRO के ग्राफ में। लेकिन जैसे ही ये इसको मूवमेंट कराएं तो इसको अंदर नर्व फाइबर के अंदर हम लेके जाएंगे, तो पोटेंशियल डिफरेंस इस इलेक्ट्रोड का और इस इलेक्ट्रोड का -90 मिली वोल्ट हो जाएगा। तो पोटेंशियल यहाँ पे ड्रॉप होगी -90 मिली वोल्ट में तक ग्राफ में। और जितनी देर ये इसके अंदर मूव करता रहेगा पोटेंशियल जो है -90 मिली वोल्ट ही आएगी। लेकिन जैसे ही यहाँ से मूव करके पिपट जो है गेंद बाहर निकल जाएगी, यानी कि यहाँ पे भी अगर कहें तो जब पिपट बाहर थी तो 0 मिली वोल्ट, जैसे ही अंदर लाएंगे 90 मिली वोल्ट। जितनी देर अंदर मूव कर रही है -90 मिली वोल्ट ही रहेगी। लेकिन जैसे ही दूसरी साइड से बाहर निकल गया फिर एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में आ गई है, तो पोटेंशियल जो है वो अगेन 0 पे चली जाएगी। तो इस तरह जो है पोटेंशियल मेम्ब्रेन के क्रॉस जो है वो मेजर की जाती है। तो जो एक्शन पोटेंशियल डेवलप करने के लिए या रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल को मेंटेन करने के लिए जो चार्जेस हैं, वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्जेस जो हैं वो मूव करते हैं एज कम्पेयर टू टोटल चार्जेस इनसाइड द सेल एंड इन एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। अब आ जाते हैं रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल पे, ठीक है। तो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल को कौन कौन से फैक्टर जो हैं कंट्रीब्यूट कर रहे होते हैं, तो इसमें मेन जो फैक्टर आ जाता है वो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होती है आयंस की, और उसकी वजह से होने वाली उनकी डिफ्यूजन है। अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आयन जो है एक मेजर फैक्टर है। अब पोटाशियम के पीछे हमने नर्व पोटेंशियल में बात की कि अगर मेम्ब्रेन को हम सपोज कर लें कि पोटाशियम के लिए ही परमिएबल है, तो मेम्ब्रेन के क्रॉस पोटेंशियल डेवलप होनी चाहिए -94 मिली वोल्ट्स, ठीक है। फिर हमने सोडियम की बात की कि अगर मेम्ब्रेन सिर्फ और सिर्फ सोडियम के लिए परमिएबल हो तो सोडियम के लिए इसकी जो आनी चाहिए एनर्जी पोटेंशियल वो आनी चाहिए +61 मिली वोल्ट्स। ये जो वैल्यू है कंसनट्रेशन की, जो पोटाशियम है इसकी कंसनट्रेशन इनसाइड द सेल होती है 140 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर, और जो आउटसाइड इसकी कंसनट्रेशन होती है वो होती है 4 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। इसी तरह सोडियम की जो कंसनट्रेशन है इनसाइड वो होती है 14 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर, और आउटसाइड होती है 142 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। अब यहाँ पे इनकी नर्व्स पोटेंशियल के साथ साथ हमने ये भी बात की थी कि जो पोटाशियम है वो उसकी परमिबिलिटी ज़्यादा है, 100 टाइम ज़्यादा है सोडियम से। तो इनके सोडियम अपना +61 मिली वोल्ट जो है वो क्रिएट नहीं कर पाती। तो कंबाइंड फॉर्म में पोटाशियम जो है वो तो अपनी -94 मिली वोल्ट जो पोटेंशियल है वो क्रिएट करता है। यानी कि गोल्डमैन इक्वेशन के अकॉर्डिंग भी इसकी परमिबिलिटी के फैक्टर को भी मल्टीप्लाई करें तो ये -94 मिली वोल्ट क्रिएट करता है। लेकिन सोडियम की परमिबिलिटी चूँकि कम होती है, ये +61 मिली वोल्ट पोटेंशियल जो है नहीं दे पाता कम परमिबिलिटी की वजह से। तो ये जस्ट +8 मिली वोल्ट पोटेंशियल देता है क्योंकि इसकी परमिबिलिटी बहुत कम होती है। तो गोल्डमैन इक्वेशन में इनकी परमिबिलिटी के फैक्टर को कंसंट्रेशन के फैक्टर से मल्टीप्लाई करके जो कंबाइंड फॉर्म में इनकी पोटेंशियल आती है वो आती है -86 मिली वोल्ट्स अकॉर्डिंग टू गोल्डमैन इक्वेशन, ठीक है, गोल्डमैन इक्वेशन, ठीक है। नट्स पोटेंशियल ये थी दोनों की, लेकिन गोल्डमैन इक्वेशन में जब कंबाइंड फॉर्म में इनकी परमिबिलिटी को मल्टीप्लाई करके कैलकुलेट करें तो वो -86 मिली वोल्ट्स आती है। तो ये लेकिन मेम्ब्रेन पोटेंशियल जो है वो -90 मिली वोल्ट होती है। तो अगला कंट्रीब्यूशन किसका है वो आता है सोडियम पोटाशियम पंप का। हम जानते हैं मेम्ब्रेन के अंदर सोडियम पोटाशियम पंप पड़ा हुआ है, तो 3 सोडियम बाहर फेंक रहा है, 2 पोटाशियम अंदर फेंक रहा है, जिसकी वजह से इनसाइड जो है नेट नेगेटिविटी क्रिएट हो रही है। तो ये नेगेटिविटी जो है ये कितनी ये क्रिएट करता है, ये -4 मिली वोल्ट क्रिएट करता है। तो -86 मिली वोल्ट जो है आयन के अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से क्रिएट हुई, और -4 मिली वोल्ट जो है सोडियम पोटेशियम पंप क्रिएट कर रहा है। तो इस तरह टोटल -90 मिली वोल्ट जो है वो क्रिएट हो रही है।
अब आयन की जो डिफ्यूजन है या इनकी जो पोटेंशियल है इसके अंदर इसकी जो नर्स पोटेंशियल है इसके पैदा होने में जो सेल के अंदर नेगेटिव आयंस पड़े हुए हैं वो भी रोल प्ले करते हैं। वो नेगेटिव आयंस जो हैं वो पोटाशियम की बाहर की तरफ मूवमेंट को फर्दर मूवमेंट को स्टॉप करते हैं। ठीक है, तो जो इनवर्ड नेगेटिव आयंस पड़े हुए हैं जिसके अंदर जो फॉस्फेट ग्रुप हैं ATP के, ठीक है, उसके अलावा अमाइनो एसिड होते हैं प्रोटीन के नेगेटिवली चार्ज, तो वो भी रोल जो है रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल में प्ले कर रहे हैं। तो इसके मेन फैक्टर रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल के कौन कौन से आगे अनइक्वल कंसंट्रेशन आयन के क्रॉस द मेम्ब्रेन, उसके अलावा सोडियम पोटेशियम पंप, और उसके अलावा नेगेटिव आयंस जो पोटेशियम की -94 मिली वोल्ट पे जो नेट डिफ्यूजन है क्रॉस द मेम्ब्रेन उसको स्टॉप करने में रोल प्ले करते हैं। तो इस तरह रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल जो है सेल के क्रॉस पैदा होती है। बुक पे आ जाएँ तो यहाँ पे मेजरमेंट ऑफ मेम्ब्रेन पोटेंशियल का टॉपिक दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे सेम ये फिगर बनी हुई है, माइक्रोपिपट है, इनसाइड द सेल पड़ा हुआ है, दूसरा इंडिफरेंट इलेक्ट्रोड बाहर पड़ा हुआ है, तो वोल्टमीटर जो है इसकी मेजरमेंट दे रहा है। अब इलेक्ट्रोड को अगर यहाँ से अगर इलेक्ट्रोड बिलफर्ज यहाँ पे पड़ा होता है दूसरा इलेक्ट्रोड, तो ग्राफ में वैल्यू 0 आनी थी, लेकिन जैसे ही इलेक्ट्रोड जो है इनवर्ड मूव गया सेल के अंदर मूव करता है तो वो -90 मिली वोल्ट पर ड्रॉप हो जाता है। जितनी देर अंदर रहेगा -90 मिली वोल्ट ही रहेगा, लेकिन जैसे इलेक्ट्रोड यहाँ से दूसरी साइड से बाहर निकाल लें तो ये अगेन जो है 0 मिली वोल्ट पर चला जाएगा। तो इस तरह ग्राफ प्लॉट हुआ। उसके बाद यहाँ पे ये बात इसका कंसेप्ट ले लेना इस पैराग्राफ से। उसके बाद यहाँ पे बात बताई गई है कि आयंस की बहुत कम आयन की मूवमेंट से रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल या एक्शन पोटेंशियल डेवलप हो जाती है। उसके बाद यहाँ पे रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल के जो पैरामीटर्स हैं बताए गए हैं, ये लाइनें चंद पढ़ने की जरूरत नहीं है, इसको नीचे से ये कंसेप्ट जो है इसका सारा पढ़ लेना है। उसके बाद यहाँ पे ये फिगर्स जो हैं दो इनको समझना है, और ये जो पैराग्राफ है ये पढ़ लेना। इतना मतलब वर्ड टू वर्ड रटा लगाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन बेसिक जो इसके अंदर कंसेप्ट है उसको आपने गेन कर लेना है। थैंक यू।